नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। आज इस खास चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनके बारे में आपको बता दूं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, उनसे हम बातचीत करेंगे और दो तीन बड़ी बातें चर्चा में हम जो करने वाले हैं वो मुख्य बिंदु उनके तौर पर रहेंगे। पहले तो जो केंद्रीय बजट जो आज पेश किया गया, इसको लेकर उनका रिएक्शन क्या है। दूसरा अहम सवाल यह रहेगा कि हरियाणा में जो स्कूल खुले हैं, स्कूल खुलने को लेकर रिएक्शन चाहेंगे कि स्कूलों को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, और इसके साथ साथ ये भी उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी जो क्लासेस हैं उनको लेकर क्या तैयारी है। इसके साथ साथ हरियाणा में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या पूरे देश में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसमें हरियाणा की स्थिति क्या है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर बात करेंगे। और जो एग्जाम है बोर्ड परीक्षाओं को लेकर क्या कुछ सरकार की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, कैसे ये पेपर लिए जाएंगे, ये चर्चा का विषय आज रहने वाला है। क्योंकि हरियाणा में आज स्कूल खुले, 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चे जो हैं वो आज स्कूल गए हैं। कुछ जगहों से ऐसी खबरें आई हैं कि बच्चों ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, माता पिता की तरफ से, अभिभावकों की तरफ से जो भी उनको हिदायतें दी गई थी कि बच्चों को लिखित में लेकर आना है, कोरोना की वैक्सीन उनको लगवानी है, तभी बच्चों को एंट्री दी जाएगी। और ऐसी खबरें भी ग्राउंड से आई कि उन बच्चों को जो है टीचर समझाते नजर आए कि आप लोगों को इन तमाम चीजों का पालन करना होगा, वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है। और जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस जो है वो लगातार चलती रहेंगी, जो बच्चे स्कूल नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा बाकी क्लासेस की जो है वो ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। लेकिन इसमें और भी कई सारे मोड सामने आ रहे हैं कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो बच्चे मोबाइल रिचार्ज नहीं करा पाते हैं या जहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, सुविधाएं नहीं है, उन लोगों को परेशानी आ रही है। तो ऐसे तमाम सवाल जो है आज चर्चा का विषय रहने वाले हैं। दूसरा कि हरियाणा को इस बजट से उम्मीदें क्या थी और उन उम्मीदों पर यह बजट कितना खरा उतरा है, छोटा सा कमेंट इसको लेकर भी उनसे हम जानना चाहेंगे। साथ साथ कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर इस वक्त चुनाव बिगुल बच चुका है, चुनाव प्रचार लगातार चल रहा है। हमारे जो हरियाणा प्रदेश के पड़ोसी राज्य पंजाब है, उत्तर प्रदेश है और वहीं उत्तराखंड की बात कर लें, वहां पर चुनावी जो बिसात बिछ चुकी है, उसको लेकर वो क्या कहना चाहेंगे, ये कुछ एक सवाल हैं जिन पर आज हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे अहम शिक्षा का मसला है, शिक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारियां जो हैं प्रदेश की सरकार की तरफ से की गई हैं, और इस कोरोना संकट में जो हमारे एजुकेशन सिस्टम पर जो एक बहुत बड़ा झटका लगा है, इस एजुकेशन को लेकर इस बार के बजट में क्या दिखा है, ये बहुत अहम है चर्चा का विषय। और हरियाणा प्रदेश को इससे क्या मिलने वाला है या क्या उम्मीदें उनको थी और कितना हरियाणा प्रदेश को मिला है। क्योंकि जो प्रदेश, जो भी स्टेट या जो देश एजुकेशन के लिहाज से अपने आप को अव्वल दर्जे का समझता है, बेहतरी जिस प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को रहेगी, वो प्रदेश या वो देश दुनिया में तरक्की करेगा और अपनी अलग पहचान बनाएगा। तो मेरे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी सीधे जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कंवरपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के इस खास चर्चा में। नमस्कार शमशेर जी। नमस्कार जी, नमस्कार सर। सर, पहला रिएक्शन छोटा सा रहेगा, बजट को लेकर निगाहें आपकी भी बनी हुई थी, पूरे प्रदेशवासियों की बनी हुई थी और पूरा देश देख रहा था कि इस कोरोना संकट काल में कैसा बजट रहने वाला है और उसमें हरियाणा प्रदेश को क्या उम्मीदें थी, उनको लेकर आपसे छोटा सा कमेंट मैं लूंगा कि क्या मिला हरियाणा को, उम्मीदें क्या थी, उन पर खरा उतरा है बजट, और इस बजट को लेकर भविष्य की क्या जो तैयारियां हैं, दूरगामी परिणाम किस तरह से इसका निकलने वाले हैं। देखिए, जो बजट है एक विजनरी बजट है। जिस प्रकार से वित्त मंत्री जी ने कहा है कि भाई हमने 25 साल की योजना को देखते हुए कि 25 साल में कहां तक पहुंचना है, किस प्रकार से हमने अपनी योजनाएं बनानी है, उसकी दृष्टि को देखते हुए। नहीं तो आज तक के जितने भी बजट रहे तो वो अल्पकाल के लिए, यानी कि अभी क्या हम कितनी पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हैं पब्लिक में, इस विचार को करके ही बजट बनाए गए। और जो प्रजातंत्र है उसमें अगर जब हम पढ़ते थे तो उसमें एक ही जो बुराई नजर आती थी ना, वो ये आती थी कि भाई प्रजातंत्र में एक कमी है कि वो तत्कालिक तो सोचता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचता, ये उसकी एक कमजोरी है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा है कि प्रजातंत्र में अगर लीडरशिप इस प्रकार की योजनाएं बनाए कि लंबी दूरगामी योजनाएं कि आने वाले टाइम में देश का क्या होगा और किस प्रकार से हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, कौन सा गोल जो है वो अचीव करना चाहते हैं। यदि सत्ता की चिंता को छोड़ के हम इस प्रकार की योजना बनाए के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से देश बहुत आगे बढ़ेगा। और मैं समझता हूं कि इससे जो हमारा जो
विकास दर है निश्चित तौर से इससे बढ़ेगी हमारी। हालांकि आज की तारीख में भी हम दुनिया में नंबर 1 है विकास के मामले में, तो इस बजट के बाद और भी हमें प्रगति उसमें बढ़ेगी। और जो किसान है, मजदूर है, गरीब जो व्यक्ति है, उसके लिए निश्चित तौर से अच्छे, और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें काफी लाभ इसमें से मिलेगा। पहले भी काफी अच्छे बजट हमें मिला है और अब की बार भी निश्चित तौर से अच्छा इस प्रकार की घोषणाएं सरकार की हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इससे हर दृष्टि से ये एक अच्छा संतुलित बजट है। एक इसमें खास बात हमने देखी सर, शिक्षा को लेकर डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना, और हर क्लास में टीवी होगा बच्चों को पढ़ने के लिए। स्किल इंडिया मिशन के जरिए स्किल्ड वर्कर बनाने पर सरकारी योजनाओं का उसके ऊपर काम होगा, और डिजिटल टीचर के माध्यम से आवाज क्लियर नहीं है, कुछ भी आपको सुनाई दे रहा है? मैं चाहूंगा कि एक बार थोड़ा सा दुरुस्त कर ले सर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हाँ, मैं सर ये कह रहा था कि इस बार बजट में जो है डिजिटल विश्वविद्यालय को लेकर बात हो रही है। हर क्लास में टीवी लगेगा, और इसके साथ साथ जो डिजिटल टीचर हैं उनके माध्यम से गुणवत्तापरक ई विषय वस्तु उपलब्ध कराई जाएंगी। ये कितना महत्वपूर्ण कदम है और इसका हरियाणा को कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि हरियाणा एक ऐसा स्टेट है, दिल्ली से लगता भी है, और बच्चों को इस बार हमने देखा ऑनलाइन क्लासेस में बड़ी दिक्कतें आई, बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आई जो इस कोरोना संकट की वजह से हुई। उसके लिए हालांकि किसी को दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये समय ही ऐसा है। हाँ, नहीं, ठीक बात है। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का डिजिटल इंडिया की तरफ विशेष जोर है उनका, और विशेष ध्यान है, और आजकल दुनिया भी इसी दिशा में जा रही है जी। तो अगर हम इस दिशा में नहीं बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे। और इसके लिए जो सबसे उपयुक्त टाइम है वो बचपन में है, बच्चे का है। और अभी हम देख भी रहे हैं कि बच्चों का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है इसमें। हम घर में भी अगर देखते हैं तो बच्चों का मोबाइल में देखिए कितना इंटरेस्ट है। तो आज डिजिटल की तरफ बच्चों का बहुत रुझान भी है, और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आज दुनिया है तो उसमें उसी प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए। तो अगर इसकी तरफ सरकार ध्यान दे रही तो ये बहुत अच्छी बात है सरकार की, और हमारा स्टेट की तरफ से भी पूरा प्रयास है, और केंद्र का जिस प्रकार से आशीर्वाद मिल रहा तो निश्चित तौर से इसमें और ज्यादा सफलता मिलेगी। एक और अहम सवाल सर, आज हरियाणा प्रदेश में 10वीं, 11वीं और 12वीं के स्कूल खुल गए हैं। बहुत दिनों से इस बात का इंतजार हो रहा था, और पहल करने वाला हरियाणा एक अग्रणी राज्यों में रहा जिसने स्कूल खोले हैं इस संकट काल में। कई राज्य भी इसके बारे में सोच रहे हैं, इंतजार में हैं। लेकिन ये देखा गया कि आज कुछ जगह से ऐसी खबरें हैं, ज्यादातर जगहों पर सभी नियमों का पालन किया गया, लेकिन कुछ जगहों पर माता पिता, अभिभावक जो हैं उन्होंने बच्चों को स्कूल भेज दिया, जिसमें कुछ लोगों को वैक्सीनेट नहीं हो पा रहे थे, और बिना माता पिता की इजाजत के भी बच्चे स्कूल में पहुंचे, और उसको लेकर अध्यापक समझाते नजर आए। अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इसको लेकर थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर कहीं कोई खामी रहेगी तो निश्चित तौर से उसकी तरफ ध्यान देंगे। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा जो बच्चों ने काम किया तो वो बहुत ही जबरदस्त है। मतलब हमारा भी उत्साह बढ़ाने वाला है। यानी कि इतने छोटे पीरियड में 81% से ज्यादा जो बच्चे हैं उन्होंने वैक्सीन की डोज ले ली। अब तक तो और बढ़ेगी वो, 81 तो कल की बात है जी। तो 81% से ज्यादा जो है, 81% से ज्यादा जो है उन्होंने डोज ले ली, और हमने उन्हीं जो बच्चे थे उन्हीं को इजाजत दी जिन्होंने वैक्सीन की डोज ले ली, उन्हीं को परमिशन थी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए इसको देखते हुए, तो उसी के लिए हमने जो 10वीं, 11वीं, 12वीं के स्कूल खोले। और मैं समझता हूँ काफी उत्साहजनक है। आज की तारीख में बच्चों का भी मन है स्कूल में आने का, उनकी बहुत इच्छा है, और अभिभावक भी चाहते हैं कि स्कूल खुलने चाहिए। तो ये सारे को देखते हुए, और वो सुरक्षित भी हैं क्योंकि उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, तो ये सारे को देखते हुए हमने स्कूल खोले। और मैं समझता हूँ कि काफी अच्छा, उत्साहजनक भी, और परिणाम भी अच्छे ही रहेंगे जहां तक मुझे। 15 से 18 साल तक के बच्चे कहीं ना कहीं स्कूल आना चाहते हैं। बोर्ड की परीक्षाएं भी है 10वीं 12वीं की, उसको लेकर मैं जानना चाहूंगा आपसे कि उसको लेकर क्या हमारी तैयारियां हैं। एक सवाल ये भी रहेगा कि बाकी क्लासेस के बच्चे, हालांकि उनको अभी वैक्सीनेशन को लेकर इंतजार करना पड़ेगा, पर वो भी कहीं ना कहीं चाहते होंगे स्कूल आना, तो उसके लिए किस तरह के प्रयास सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से किए जा रहे हैं? देखिए, अभी अगर ये ठीक से चलता है तो निश्चित तौर से, जैसे कोरोना के संक्रमण की संख्या भी इस टाइम घट रही है, और अगर ये जैसे हमने अभी शुरू किया है 10वीं, 11वीं, 12वीं, अगर ये ठीक से चलता है तो आने वाले टाइम में जल्दी हमारा विचार है कि हम अगली क्लासों में भी स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने पहले स्कूल खोल लेते हैं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमारा विचार है कि जल्दी हम इसको 6ठी से और जो 9th तक के हैं वो स्कूल खोलने पे विचार करेंगे।
ये वैक्सीनेशन का इंतजार नहीं करेंगे, या फिर उससे पहले अगर ये चरणबद्ध तरीके से ठीक रहता है तो इसी से हम मान कर चलेंगे कि बच्चे स्कूल आ सकते हैं? अभी हाँ। जी 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 जी। एक और अहम सवाल सर, ये जो कोरोना संकट काल में देखा जो गरीब बच्चे, देखिए अभी छोटे बच्चों की वैक्सीन आई नहीं है अब। जी 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 जी। इसी सवाल को लेकर सर जो अभी मैंने किया पहला हाँ जी जी। शमशेर जी थोड़ा गैप हो जाता है बात में ना, जब तक मैं कहता हूँ आप तक जब तक टाइम लगता है। जी। वैक्सीनेशन को लेकर बात कर रहा था सर मैं, कि आप दोबारा पूछिए क्या। मैं ये पूछना चाह रहा था कि वैक्सीन का हमें इंतजार करना पड़ेगा छोटे बच्चों के लिए, या फिर अगर सब कुछ ठीक रहता है, सारी चीजें पूरी तरह से दुरुस्त रहती हैं, तो बहुत जल्द उनको भी स्कूल आने की जो है अब इंतजार उनका खत्म होगा? हाँ नहीं बिल्कुल, देखिए वैक्सीन तो अभी इतने छोटे बच्चों के लिए आई नहीं है, तो अगर ये हमारा ठीक रहता है तो निश्चित तौर से अगर बच्चे सेफ हैं तो हम अभी जल्दी इसके बारे में विचार करेंगे कि छठी से लेके और 9th क्लास तक जो स्कूल हैं उस पर खोलने पे जल्दी विचार करेंगे। मैं गरीब बच्चों की बात आपसे करूंगा सर। एक बार पहले भी आपसे इस मसले पर चर्चा हुई थी। जो गरीब तबके के लोग हैं उनके पास मोबाइल की व्यवस्था, हालांकि मोबाइल लोग अरेंज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी देखा गया है कि रिचार्ज कराने में परेशानी हो रही है, और उस परेशानी के चलते प्रभावित हो रहे हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई। उनके लिए क्या तैयारियां हैं? क्योंकि अभी भी साफ नहीं है कि कोरोना को लेकर आने वाले दिनों में तस्वीर कि बच्चे आगे आने वाले दिनों में लगातार स्कूल जा पाएंगे, क्योंकि नए नए वेरिएंट से अभी चिंताएं बनी हुई हैं। उसको लेकर हम क्या कर रहे हैं सर? देखिए जो बड़ी क्लासें हैं उनको तो हम टैब देने का हमने योजना बनाई और हमने उसका टेंडर भी कर दिया, ऑर्डर भी दे दिया, और अगली क्लासें जैसे ही शुरू होंगी तभी बच्चों को उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि संख्या काफी ज्यादा है इसलिए इतनी मतलब एकदम वो मिल भी नहीं सकता था ऑर्डर। तो जितना हमने दिया लगभग 4.5 लाख टेबलेट हैं जो हम देने वाले हैं बच्चों को, उसमें हम 11वीं 12वीं के बच्चों को दे रहे। आने वाले टाइम में हम 10वीं 11वीं 12वीं तीनों क्लास के बच्चों को देंगे। और जो और भी कुछ जैसी आपने बताई हैं कुछ समस्याएं हैं, लेकिन हालांकि हमारे बड़ी संख्या में जहाँ एजुसेट है वो भी हमारा काम कर रहा है, दूसरे चैनल प्रभा चैनल है, दूसरे चैनल है, उनके से भी हमें सहयोग मिल रहा। तो लगभग हरियाणा में बहुत कम जगह ऐसी है जहाँ इस प्रकार की दिक्कत सामने आती है, नहीं तो लगभग हम काफी कवर कर लिया हमने एरिया, और काफी अच्छा रहा है हमारा ऑनलाइन भी, ऐसी कोई प्रॉब्लम हम टैब को लेकर बात कर रहे हैं सर। 2020 से इसकी तैयारी चल रही है, 2022 आ गया। ये आप लोगों का प्रयास सराहनीय, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़ी देरी हो रही है। इसको लेकर मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने इसका ऐलान किया, उस वक्त भी हम देख रहे थे कि अच्छी पहल इसको बताया गया, अच्छा प्रयास बताया गया, लेकिन समय ज्यादा थोड़ा सा निकल गया। इसको लेकर क्या रिएक्शन आपका सर? हाँ थोड़ा सा बिल्कुल सही है, लेकिन हम अच्छी क्वालिटी का देना चाहते थे, और कई थे उसमें रेट में काफी गैप था, लेकिन हमने फिर भी सैमसंग का ही पसंद किया कि जो अच्छी क्वालिटी है वही देंगे। और वो हमने ऑर्डर कर दिया है, 4.5 लाख हमने मंगाए हैं। टीचरों को भी दे रहे हैं हम जी। उसमें कुछ टीचर हैं जो 30-32 हजार टीचर हैं जो उन बच्चों को शिक्षा देंगे, वो भी शामिल हैं और स्टूडेंट भी शामिल हैं, तो सारों को हम देने का हमने विचार किया। अब थोड़ा सा ही पीरियड बचा है, और अगले साल जैसे ही नई क्लासों में जाएंगे तो हम सभी बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। ये मान लिया जाए कि अगला सत्र जो शुरू होगा 2022 में, बच्चे अप्रैल में स्कूल जाएंगे, तो तब उनको स्कूल जाते ही थोड़े दिनों में टैब उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी उम्मीद है और सरकार भी कहने की सोच रही होगी कि हाँ बिल्कुल, टैब के साथ ही जी। अब थोड़ा सा आप ये मान लो कि टैब के साथ स्कूल में जाएंगे, स्टार्टिंग पहला दिन जो होगा उनका टैब के साथ ही होगा। ये मान लें कि 2022 का आगाज स्कूल में बच्चों का 2022 का आगाज टैब के साथ, इसको मान लिया जाए। इंतजार लंबा हो गया, लेकिन फिर भी ये विश्वास जी। अब थोड़ा सा एक सवाल सर इसको लेकर रहेगा कि जो जी एक सवाल राजनीति को लेकर करेंगे सर। अब जो इस वक्त सियासत को हम देख पा रहे हैं कि 5 राज्यों में महत्वपूर्ण चुनाव हैं। मैं पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करूंगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनावी बिसात बिछी है, इस चुनावी बिसात में मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आश्वस्त है, 300 प्लस की बात करती है, कितनी उम्मीदों के साथ जा रहे हैं इस चुनाव में? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से हम 300 प्लस सीटें जीतेंगे, क्योंकि पिछली बार जो वोट दिया था जी, वो एक कल्पना के ऊपर वोट था कि हम ऐसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया था जी। लेकिन जैसी मतदाता की कल्पना थी, योगी जी ने उससे बड़ी आश्वासन दिया,
और आज पूरा उत्तर प्रदेश योगी जी की जय जयकार कर रहा। और जहां कानून व्यवस्था सही नहीं होती वो उन लोगों को ही पता है कि क्या समस्याएं पैदा होती हैं। और जब वो कानून व्यवस्था अच्छी मिलती है तो उसमें किसी वर्ग की बात नहीं होती, चाहे वो गरीब वर्ग है चाहे अमीर वर्ग है, सबको उसका लाभ है। चाहे उसकी जाति कोई भी है उसको भी लाभ है, चाहे उसका मजहब कोई भी है उसको भी लाभ है। हर आदमी सुरक्षा चाहता है तो वो सुरक्षा उसको मिली। दूसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है डेवलपमेंट होता है। तो जितनी डेवलपमेंट इस कार्यकाल में हुई, चाहे सड़कें बड़ी और दूसरे हर जगह जिस प्रकार की डेवलपमेंट हुई, तो हर आदमी उससे खुशी का अनुभव करता है। पिछली बार का जो चुनाव था वो बहुजन समाज पार्टी और सपा समाजवादी पार्टी दोनों इकट्ठे थे, दोनों का जो वोट बैंक था इकट्ठा था और दोनों पार्टियों में सामर्थ्य है कि अपने वोट को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो हार हुई थी उनकी तो वो आपके सामने, और भारतीय जनता पार्टी को जो जीत मिली थी वो भी आपके सामने। तो अब की बार तो दोनों पार्टियां अलग अलग हैं। मेरा मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से 300 प्लस सीटें जीत के भारी बहुमत के साथ सरकार 300 प्लस का दावा सर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन ऐसा हमने हरियाणा में भी देखा, 75 पार का नारा दिया गया था, बंगाल में भी 200 प्लस की बात हो रही थी। ये दावा किस आधार पर आपको लगता है कि परफेक्ट है? क्योंकि स्थिति यहां भी देखी मैंने, हरियाणा में उस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए, हमें बहुमत के लिए सहारा लेना पड़ा, और बंगाल चुनाव में भी 200 प्लस की बात हो रही थी। तो ये सिर्फ दावे जो हैं वो प्रचार के लिए किए जाते हैं या फिर इनके पीछे कोई हकीकत नजर आती है? उत्तर प्रदेश के लिहाज से समझना चाहूंगा सर। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो देखिए सबसे बड़ा कारण तो यही है कि पहले जो गठबंधन था वो सपा का और बसपा का था जी, जिनका अपना एक आधार है, वोट बैंक है जिनका, और दोनों की ताकत है कि वोट बैंक को ट्रांसफर कर सकते हैं। और अब की बार मुझे लगता है कि जो गरीब मतदाता है वो चाहे कहीं का भी है, क्योंकि उसको लगता है कि कानून व्यवस्था अगर खराब होती है तो सबसे ज्यादा अगर कोई जुल्म होता है तो हमेशा कमजोर आदमी के पास ऊपर होता है, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर है चाहे शारीरिक रूप से कमजोर है। तो कानून व्यवस्था की जरूरत सबसे ज्यादा, वैसे तो सभी को है लेकिन उसको ज्यादा होती है। तो ऐसा मतदाता जो है वो चाहे भले ही सपा में था और चाहे भले ही वो बसपा में था, तो निश्चित तौर से उसमें से बड़ी संख्या में जो मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है वो तो खुश है, बिल्कुल आप देख ही रहे उसकी खुशी को, तो वो तो वोट करेगा। लेकिन अब की बार सपा और बसपा का मतदाता भी जो है, लेकिन पहला जहां पे मुकाबला हो रहा है, इसी आधार पर मैं कहता हूं कि 300 प्लस सीटें आएंगे। पहला जो जहां पे मुकाबला हो रहा है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश का इलाका है। ये वही क्षेत्र है जहां से किसानों की नाराजगी देखने को मिली थी, कृषि कानूनों को लेकर लगातार आंदोलन चला था। और अब कहीं ना कहीं अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो भी लगातार उन लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि हाँ, आप लोगों की कोई नाराजगी है तो हमें बता दीजिए, लेकिन बाकी किसी और के साथ जाना ये आप लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। हमारा प्रयास किसानों को अपने साथ लेकर चलना है। ये स्थिति कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है क्या बीजेपी को, क्योंकि चुनाव पहला इसी जगह पे है? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं। अगर ये आंदोलन नहीं था तो पिछली बार भी हमने बैठक की थी। हर चुनाव में मतदाता के सामने जाना, उससे निवेदन करना, उसको अपनी योजनाएं बताना, हम क्या करना है, ये तो हमारी जिम्मेदारी है, तो सभी करे ही करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी अगर कर रहे तो पहली बार भी, पिछली बार तो आंदोलन नहीं था, पिछली बार भी उन्होंने बैठक की थी, ऐसा ही एक निवेदन तब भी किया था और उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया था। और जो आंदोलन की बात है, आंदोलन वाले जो लोग हैं वो पार्टियों से जुड़े लोग हैं, वो लोकदल के से जुड़े लोग थे जो वहां बैठे थे, वो ठीक है वही है। लेकिन आम किसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और अभी चुनाव हो रहा, और जो पंजाब में लड़ी रहे चुनाव, अभी आपके सामने आ जाएगा सारा का सारा रिजल्ट के कितने लोग इनके साथ हैं, और भी जहां जहां चुनाव लड़ेंगे पता चल जाएगा। तो किसान का जो समर्थन है निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये कुछ पार्टियां थी जिन्होंने अपने अपने कार्यकर्ताओं को भेजा और वो वहां बैठे थे, तो लेकिन अभी जो लोग किसान हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और अभी 10 तारीख है ये, तो अभी जल्दी मतदान होगा और आपके सामने आ जाएगा कि किसान किसके साथ पंजाब का आपने जिक्र खुश है, और वो समझता है कि आज तक इस सरकारों से पहले मिली नहीं। पंजाब का आपने जिक्र किया सर, पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो कैप्टन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, उसमें क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि जो कृषि कानूनों का विरोध करने वाले कुछ किसान संगठन थे वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, और लगातार आप एक बात कहते रहे थे कि ये सियासत कर रहे हैं और अब वो राजनीति में अपना कहीं ना कहीं किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, मैंने हमेशा एक बात कही कि जब भी इन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाने की या चुनाव लड़ने की बात की तो मैंने हमेशा स्वागत किया इसका, क्योंकि जो लोग चुनाव जीत के आते हैं तो उनको लोग उनके पक्ष में मतदान करके उनको
निश्चित करते हैं कि आपने हमारे लिए ये काम करने हैं। लेकिन जो लोग अपने आप को ऐसे ही लीडर कहते हैं कि हम किसान के नेता हैं, मजदूर के नेता हैं, उनको कभी किसी ने चुना नहीं इस बात के लिए कि आप हमारे नेता हैं नहीं हैं। तो अगर एक बार वो फील्ड में आएंगे, लोगों के सामने जाएंगे तो पता चल जाएगा। और मैं आज भी दावे के साथ कह रहा कि जल्दी पंजाब में चुनाव होगा और आप देखोगे कि जो ये अपने आप को किसान नेता कह रहे थे, इनकी क्या स्थिति बनेगी और कितने मत इनको मिलेंगे, उससे पता चल जाएगा कि ये कितने पॉपुलर हैं जी। वास्तविकता में इस चुनाव के बाद ये सारी पोल पट्टी खुल जाएगी कि ये आंदोलन किसका था किसका नहीं था। अभी पंजाब में पता चल जाएगा और उत्तर प्रदेश में पता चल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए कंवरपाल जी। इस खास चर्चा में आप जुड़े और आपने शिक्षा को लेकर बातचीत की, आपने किसान आंदोलन को लेकर बातचीत की, उत्तर प्रदेश पंजाब चुनाव को लेकर का, और साथ साथ बजट पर आपने अपना रिएक्शन दिया। बहुत बहुत आभार आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को, जिन्होंने ये कहा कि जो स्कूल अभी खुले हैं इसमें पूरे एहतियात के तौर पर हमारी तैयारी है और आने वाले दिनों में देखेंगे कि इस फर्स्ट फेज में किस तरह की स्थितियां बनती हैं। अगर ऐसा सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर बाकी क्लासेस के 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं के स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। वैक्सीनेशन को लेकर कहा कि बहुत अच्छी खासी तादाद में बच्चों ने अपने आप को वैक्सीनेट करवाया है और अभिभावक लगातार इसमें सहयोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ बजट को लेकर कहा कि उम्मीदों भरा बजट है, इससे आने वाले कई दशकों का, आने वाले कई सालों को लेकर एक रोडमैप तैयार किया गया है, ये भी उन्होंने दावा किया। और साथ साथ शिक्षा को लेकर कहा कि बेहतर ये प्रयास है। चुनाव को लेकर भी कहा कि उत्तर प्रदेश में 300+ सीटों के साथ हम जीतेंगे। और पंजाब में भी कहा कि जो किसान कृषि कानूनों को लेकर विरोध कर रहे थे वो अब चुनाव में जा रहे हैं तो उससे साफ हो जाएगा कि उनके साथ कितने किसान हैं, कितने किसान नहीं है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।